स्टूडेंट बनोगे फिर आप। अभिषेक टोरंटो। यार टोरंटो में कौन सा आप ब्रोकर यूज करोगे? पाकिस्तान, ओके। पुणे, उज्जैन, एमपी, अरे वाह। इंडियन मार्केट 26। थाने, अरे वाह। थाने बाजूलाच आहे मग। रत्नागिरी, अडगाव, अच्छा। वेस्ट बंगाल, सही है सही है। डोंबिवली, डोंबिवली, वाह। बाजू में ही है। या नक्की या भेटूया पुणेला। केनिया। केनिया में क्या है? केनिया है किधर? मैंने नाम सुना है। भाई फंडेड नेक्स्ट से देवेंद्र पटेल। सही है। अच्छा। चलो गाइस, तो आप लोग ने अपना सब बता दिया तो मैं भी बता देता हूँ। मेरा नाम है वैभव तड़वी, मैं कल्याण से हूँ। मैं 23 साल, जस्ट 5 तारीख को कंप्लीट किया है मैंने। एंड 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे फॉरेक्स में। बस फिर, और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। ठीक है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। हाँ हाँ। आज ही मैं एक मस्त खर्चा करके आया हूँ। हाँ। वॉइस वॉइस ठीक नहीं है। यार मैंने फुल करके रखा है। क्या बात कर रहे हो? फुल करके रखा है मैंने। और जस्ट मेरे, क्या, वॉइस फ्लूट फ्लूट हो रहा है। तो लगा बात कर रहे कि अच्छा, मैं वैभव बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा हमारा वॉइस सेम आता है, सब लोग बोलते हैं। बट ऐसा नहीं यार, हम दोनों का बहुत अलग आवाज है। नहीं नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं। अरे नहीं, इतना हम बड़ा खर्चा नहीं। ये लिया है मैंने, मैकबुक प्रो। कुछ नहीं, जस्ट एक 100 पिप का ट्रे कैप्चर कर लिया तो हो जाएगा खत्म। कब से इसी को मैं घिस रहा था। अब वो आएगा कल। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए क्या सब लोग? एक मिनट, मुझे चेक करने दो। अच्छा, ओके। अरे ये लोग ने मुझे बताया, मैंने सारे स्टोर्स में देखा, यूनिकॉर्न, एप्पल स्टोर नहीं, यूनिकॉर्न में देखा, मेपल में देखा, विजय सेल्स में देखा, और कौन सा, क्रोमा में। तो सभी ने मुझे एक ही चीज बोली कि हम सिर्फ बेस वेरिएंट, यानी कि जो एयर है वही रखते हैं स्टॉक में, बाकी हम ऑर्डर करवाते हैं। तो मैंने बोला भाई ठीक है, अब क्या, नहीं मिलेगा तो कल ही सही। मुझे नहीं पता था। मैंने M3 Pro लिया है, M3 Pro, हाँ। ज्यादा अपने को जरूरत नहीं है ना उसकी। एडिटिंग वगैरह कौन करता है यार? जस्ट अपने को जूम जूम क्लास मिल जावे और ट्रेडिंग व्यू दिख जावे, हो गया। गेमिंग गेमिंग पीसी है मेरे पास, एक गेमिंग पीसी, एक गेमिंग लैपटॉप है, मैं क्या करूँ उस चीज को? ठीक है, चलो करते स्टार्ट। बोर तो नहीं किया मैंने आपको? चलो ठीक है, चलो करते स्टार्ट। तो थोड़ा पहले मैं चैट ऑफ कर देता हूँ, और अपना जो रूल्स रहेगा गाइस सेम है। मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, देन चैट ऑन करके आपको पूछूंगा कि आपको क्लियर है कि नहीं। अगर आपको नहीं क्लियर तो मैं आपको बता दूंगा फिर से, क्लियर है तो हम नेक्स्ट सेशन पर बढ़ेंगे। और प्लीज एनोटेशंस
ना करेंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बस इतने ही रूल्स है, बाकी कुछ सब नहीं है। और जब आपको रोल नंबर मिलेगा तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप अपने जूम के यूजर नेम में जाके अपने नेम के आगे रोल नंबर लगाना है। ठीक है, बस वही एक रिक्वायरमेंट है, बाकी सब टीम नहीं तो क्या करती है ना, किक कर देती है। तो मैं नहीं चाहता आपको टीम किक करे। और एक और चीज की, किक करने के बाद अगर आप चेंज करके आते हो तो वापस से सेम मीटिंग ज्वाइन नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज का आप जरा सा ध्यान रखना। चलो गाइस, फिर करते हैं स्टार्ट। तो आज क्या बेसिक्स है, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये एक स्टोरी बताता हूँ मैं सबसे पहले, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले आज का जो एजेंडा है मैं सारा आपको एक गो थ्रू दे देता हूँ कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, टाइप्स ऑफ एनालिसिस में हम देखेंगे टेक्निकल्स, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट। देखो हमारे काम का कौन सा है, हमारे काम का टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस बकवास है। ठीक है, बहुत बकवास चीज है ये, पता नहीं लोग ने इसे क्यों डाला हुआ है, बट ये एक ट्रैप है। ठीक है, एसएमसी का ये एक ट्रैप होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे स्मार्ट मनी गलत डेटा प्रिंट करके रिटेलर्स को फंसाता है। देन उसके बाद रहेगा आपका कैंडल स्टिक। अभी ना क्या करूंगा, क्लास जैसे ही ओवर होता है, मैं एक बुक है जिसका नाम है बाइबल ऑफ कैंडल स्टिक। इसमें ना गाइस सारी चीज दी गई है आपको। कंफर्मेशन कैंडल्स के बारे में दिया है, फिर पैटर्न्स के बारे में दिया है, सिंगल पैटर्न, सिंगल बोल रहा हूँ, सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में दिया है, और बहुत कुछ चीज है टेक्निकल से रिलेटेड, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो आपका जो भी कैंडल स्टिक से रिलेटेड डाउट है, या कंफर्मेशन में, या मतलब बाइंग जोन में आया तो कौन सा कैंडल कंफर्मेशन यूज करना है, सेलिंग जोन पर आया तो कौन सा कैंडल कंफर्मेशन यूज करना है, सारी चीज इस बाइबल ऑफ कैंडल स्टिक में दी गई है। सो इसको 2-3 बार आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद हम इसका एक बेसिक्स देखेंगे, और मैं आपको जो मैं पर्सनली कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, कंफर्मेशन के लिए खास करके, वो बताऊंगा। देन सबसे लास्ट में हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट, सबका फेवरेट टॉपिक है कि मुझे अपने कैपिटल पर कितना लॉट साइज लेना चाहिए, कितना एसएल होना चाहिए। चलो एसएल तो अभी हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से सीखेंगे, बट अभी आपने स्ट्रैटेजी सीखी नहीं है, आपको एसएल पता नहीं है, फिर भी हम एक बार वो जो मैथ होता है वो देख लेंगे, और आपको मैं वेबसाइट भी बताऊंगा कि कैसे आपको लॉट साइज अपने कैपिटल के हिसाब से देखना होता है। ठीक है, उसमें आपका लॉट साइज, एसएल, और कितना परसेंट आप एक ट्रेड के पीछे लेते हो, वो सारी चीज हम रिस्क मैनेजमेंट में देखेंगे। तो आज हम बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स पार्ट 2 में ये 3 मेन चीजें सीखने वाले। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड। ठीक है, ये एक थोड़ी सी बनी बनाई पुरानी स्टोरी है। तो पुराने जमाने में जब ट्रेडिंग नहीं था या कुछ नहीं था, मतलब ऐसा था कि प्राइस लोग, मतलब प्राइस का ना नया नया कंसेप्ट आया था कि ऐसे ऐसे इस चीज का प्राइस होता है। अब बार्टर सिस्टम के बाद प्राइस सिस्टम आया कि एक पर्टिकुलर चीज को उसकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए कुछ गोल्ड, सिल्वर, ये सब सारी चीजें थी। तो एक मिनट, यहाँ पर मैं प्राइजेस लिख देता हूँ। तो पुराने जमाने में लोग इस तरीके से ना ट्रैक रिकॉर्ड रखते थे। अभी हम अज्यूम करते हैं कि 1 किलो चावल का प्राइस लोग किस तरीके से ट्रैक रखते थे। ये आपका मंथ्स, जैन, फेब, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि 2 रुपए से प्राइस हुई है स्टार्ट। तो ऐसे वो लोग डॉट लगा के छोड़ देते थे। ठीक है। उनके पास भी ऐसा कुछ कैलेंडर टाइप या चार्ट टाइप पेपर होता था। ठीक है। खास करके मर्चेंट लोग या जो बिजनेस करते थे वो लोग ऐसे रिकॉर्ड रखते थे। देन फेब में आता है 3 रुपए पर, फिर मार्च पे 4 रुपए, फिर इस तरीके से थोड़ा सा अप्रैल में गिरा। देन मई में, देन जून में एकदम से प्राइस हो जाती है शूटअप। ठीक है। इसका क्लोजिंग हम यहाँ पर ही कर देते इस तरीके से। देन जापानीज लोगों ने क्या किया ना, ये चीज को देखा भाई ये लोग तो कुछ अलग ही कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इसको जरा सा ना मॉडिफाई कर देते हैं। तो इस चीज को वो लोग ने अडेप्ट करके ऐसे बस लाइंस लगा दी, इन डॉट्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है। इस तरीके से तो इसको अडेप्ट करके बनता है आपका चार्ट। ठीक है। फिर चार्ट में इसको सारा चीज लाया गया, इसको अडेप्ट किया गया। फिर इसमें एक और चीज मैं बताता हूँ। जनवरी में आपका है ओपनिंग प्राइस। ठीक है। हाईएस्ट प्राइस कहाँ पर है आपका? 9 रुपए पर। लोवेस्ट प्राइस हम यहाँ पर ले लेते, थोड़ा सा खींच लेते। लोवेस्ट प्राइस है आपका 1 रुपए पर। ठीक है। और जो आपकी क्लोजिंग प्राइस है वो है 4 रुपए। ठीक है। ये आपकी क्लोजिंग प्राइस। तो इसी को वापस से थोड़ा सा ये लोग ने और मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेट नहीं बोलूंगा मैं, इन डिटेल बनाने के लिए ऐसे कैंडल स्टिक भी बना दी। अगर आपको नहीं पता तो हम ये अभी देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न का होता है ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की कैंडल, तो इसने एक टाइम फ्रेम में कितना प्राइस एक्शन प्रिंट किया है, ये सारी चीजें एक कैंडल देखकर हमें पता चल जाती। तो इस तरीके से हमारा टेक्निकल एनालिसिस का क्या बोल सकते हैं जन्म हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस है आपका जो हम प्रीवियस डेटा को स्टडी करके फ्यूचर में एक एजुकेटेड गेस लेते हैं कि प्राइस एक पर्टिकुलर जोन पर या एक लेवल पर आने के बाद आपको बाइंग का रिएक्शन दे या सेलिंग का रिएक्शन दे। उस बेसिस पर हम या तो ट्रेड लेंगे, बाई की या तो सेल। ठीक है। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, अभी हम अज्यूम करते हैं ये 10 रुपए का एक जोन है, ये एक 5 रुपए का जोन है। ठीक है। सो प्राइस इस तरीके से मूव कर रही है आपकी। ठीक है। आपके पास इतना डेटा है, ये है 6, 7, 8 और 9। इतना डेटा है आपके पास। अभी इसको मैं कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ बॉक्स में। अभी आपने क्या किया, प्रीवियस डेटा, ठीक है, ये आपका हिस्टोरिकल डेटा है, इसको आपने स्टडी किया। और स्टडी करते वक्त हमें ये चीज पता चलती है कि जब भी मार्केट 5 रुपए पर आता है तो हमें फॉर श्योर बाइंग देखने को मिलती है। और जब भी मार्केट 10 रुपए पर आता है तभी हमें फॉर श्योर सेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा सेलिंग जोन है और ये अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। और 6 से 8 रुपए के बीच में प्राइस आपका क्या कर रही है? सिर्फ रेंज कर रही है ना, प्राइस ढंग से बाय हो रहा है ना ढंग से सेल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 6 या 8 रुपए पर मुझे ट्रेड नहीं लेना है। जस्ट मुझे वेट करना है कि या तो प्राइस 10 रुपए पर आए या 5 रुपए पर। अभी आपके पास डेटा क्या है कि 10 रुपए पर मैं सेल करूंगा, 5 रुपए पर बाय करूंगा। ठीक है। और 6 से 8 के बीच में ट्रेड नहीं करना है मुझे, इतना डेटा आपके पास आ गया। अभी जब नेक्स्ट टाइम प्राइस या तो 10 रुपए पर आएगा, आप क्या करोगे? सेल। या प्राइस 5 रुपए पर आएगा, आप लोग क्या करोगे? बाय। ठीक है। तो यही हमें करना होता है टेक्निकल एनालिसिस में कि प्रीवियस डेटा को स्टडी करना है। और जब प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पर आएगा तो एजुकेटेड एक गेस लेकर हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है। इतना ही होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में एक और चीज आती है, उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर्स।
ठीक है, अगर जो भी इंडियन मार्केट करता है उसको एक चीज पता है, अगर उसने कभी इंडिकेटर्स ट्रेड किए होंगे तो इंडिकेटर्स को बोला जाता है लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, इसे बोला जाता है लैगिंग इंडिकेटर्स। अब लैगिंग इंडिकेटर्स क्यों बोला जाता है उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। अज्यूम करते हैं ये हमारा एक प्राइस चार्ट है और आपकी करंट प्राइस चल रही है 2 रुपए पर। ठीक है, करंट प्राइस। अब मैंने कोई एक फलाना डिम का लगा दिया इंडिकेटर, मूविंग एवरेज या क्या बोलते हैं उसको, ईएमए। हाँ, बहुत से लोग ईएमए या मूविंग एवरेज, पता नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया। तो कुछ दो लाइंस होती है, 9, 10 या 11 समथिंग कुछ वैल्यू होता है उनका। तो अगर 10 ने 9 को क्रॉस कर लिया तो क्या करना होता है, बाय करना होता है, या 9 ने 10 को नीचे साइड क्रॉस किया तो सेल करना होता है, ऐसा कुछ तो है। तो अगर ऐसा होता तो बहुत से लोग अभी पैसा बना रहे होते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। अब मार्केट में क्या होता है, 2 रुपए पर आपकी एक्चुअल प्राइस है। एक इम्पल्स लगने के बाद, इम्पल्स क्या होता है, एक बड़ा मूव लगने के बाद आपको इंडिकेटर बताता है भाई क्या कर, यहाँ पर ना अभी बाय कर ले। 2 रुपए से मार्केट चला गया है 5 रुपए पर। ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ पर बाय करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2 रुपए पर बाय करता तो जो मैं रिस्क करता सिर्फ 10 रुपए का रिस्क करता, या 10 पॉइंट का मैं रिस्क करता। ठीक है, अभी 5 रुपए पर मैं अगर रिस्क करता हूँ तो मेरा 10, 20, 30, 40, ठीक है, 40 पॉइंट का मैं रिस्क करूंगा। कितने प्रॉफिट के लिए, सिर्फ 20 पॉइंट के रिवॉर्ड के लिए। तो अगर ऐसा कोई आपको ट्रेडर मिल रहा है कि बहुत बड़ा एसएल देके बस 10 से 20 पिप का आपको प्रॉफिट दिलवा रहा है, तो उसी वक्त उसकी स्ट्रीम को छोड़ के रिपोर्ट मार दो। ठीक है, फिर नॉट इंटरेस्टेड भी डाल दो, यूट्यूब पे ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, इंडिकेटर्स हम कभी यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स में सिर्फ चार्ट यूज करने वाले। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर। देन इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो चीज है, वो है आपकी फंडामेंटल्स। ठीक है, तो टेक्निकल्स फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। जो भी हिस्टोरिकल डेटा होता है उसे हम स्टडी करके फ्यूचर में जो भी प्राइस एक पर्टिकुलर जोन पर आएगी तो हमें क्या करना होता है, बाइंग या सेलिंग करना होता है। ये एक हम एजुकेटेड गेस लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि रैंडमली आ गया चलो भाई यहाँ से बाय करो और यहाँ से सेल करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं फंडामेंटल्स। एक और चीज मैं रिमाइंड कर दूं गाइस कि फंडामेंटल्स का आपका एक डेडिकेटेड सेशन होने वाला है। सो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक गो थ्रू दिलवाऊंगा। आपको अभी स्ट्रैटेजी भी नहीं पता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी पता होती और फिर मैं आपको फंडामेंटल्स बता रहा होता तो वो अलग चीज है। अभी आपको स्ट्रैटेजी भी नहीं पता है तो फंडामेंटल्स जान के भी कुछ मतलब नहीं। सो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे अभी के लिए। ठीक है, जो मेन न्यूज़ है गाइस उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और आपको मैं अगर बताऊं फंडामेंटल्स क्या होते हैं, तो फंडामेंटल्स आपका बस एक न्यूज़ रिलेटेड या क्या बोल सकते हैं, आपके देश में आपकी करेंसी कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि यूएसए, ठीक है, एग्जांपल देके बताता हूँ, यूएसए है, यूएसए की करेंसी है डॉलर। अभी डॉलर कैसे परफॉर्म कर रहा है ये आपका यूएसए के परफॉर्मेंस पे रहेगा। ठीक है, मतलब यूएसए इकोनॉमिकली कैसे परफॉर्म कर रहा है ये डॉलर पर अफेक्ट करेगा। अगर यूएसए में पैसा ही नहीं है तो डॉलर का रेट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यूएसए में बहुत पैसा आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, अच्छा खासा उनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल रहा है, फार्मेसी का इंडस्ट्री चल रहा है, और क्या हो सकता है, और क्या है, उनके पास अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व है, इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो ये सारी अगर चीजें रहेंगी तो क्या होगा, गोल्ड का जो रेट है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सारा चीज अफेक्ट करता है। अब इसमें जो मेन है हमारे फॉरेक्स के ट्रेडिंग रिलेटेड, उसकी अगर हम बात करें तो वो है एफओएमसी। ठीक है, ये न्यूज के नाम है।
एफओएमसी, एनएफपी, सीपीआई। ठीक है, ये तीन आपकी मेजर न्यूज होने वाली है, रेड फोल्डर न्यूज। अगर आपको जानना है कि न्यूज कहाँ देखनी है तो forexfactory.com पर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको सारी की सारी न्यूज रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। गोल्ड में क्या चल रहा है, कौन सी करेंसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, किस में इन्फ्लेशन कम हुआ है, सारा का सारा फॉरेक्स रिलेटेड न्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक और है investing.com। ठीक है, बट इंटरफेस फॉरेक्स फैक्ट्री का इजी है। अभी फंडामेंटल्स में ऐसा भी आता है कि आपका नेबर कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है। अभी अगर हम इंडिया को लेते तो इंडिया में हमारा चाइना का साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, ना पाकिस्तान के साथ पता नहीं मुझे। देन श्रीलंका के साथ भी ठीक ही है। अगर आप जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हो तो पता होगा आपको। देन ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके रुपीस को या आपका जो करेंसी रहेगा उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो रूट्स होते हैं, तो अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो ये सारी चीजें। बट हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें कितना पता होना चाहिए, बस एफओएमसी, एनएफपी और सीपीआई। सीपीआई, ये तीन चीज मुझे पता है, बात खत्म। तो एफओएमसी क्या होती है? एफओएमसी आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है इस न्यूज में। ठीक है, आप ये लिख लो मेरे साथ, चाहिए तो ये चार्ट बना लीजिए। एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। अगर आप एफओएमसी की न्यूज देखोगे फॉरेक्स फैक्ट्री या investing.com पर, तो कुछ ऐसे न्यूज आती है। ठीक है, कुछ ऐसा डेटा होता है इस तरीके से। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो मुझे बताना यूएसए के लिए। चलो यूएसए के लिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मतलब ऐसा अज्यूम करते हैं हम कि बैंक्स ने आपका जो लोन का इंटरेस्ट है वो बढ़ा दिया। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मुझे भी इतना इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं है अगर मैं सही बताऊं तो। तो अगर बैंक में बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो जो लोग हैं, अभी देखो करेंसी को स्टेबलाइज करना है, लोगों के खर्चे कम करने, इन्फ्लेशन कम करना है, तो कैसे बैंक क्या करता है? बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अगर आप बैंक में लोन लेने जा रहे हो 1 लाख रुपए का, बैंक ने इंटरेस्ट रेट क्या रखा है? नॉर्मल क्या था, 10%। ठीक है, अभी 10% से बढ़ाकर कर दिया है सीधा 25%। ठीक है, तो अभी लोग क्या करेंगे? पैसा खर्च कम करेंगे। प्लस अगर कोई लोन ले रहा है पैसे खर्च करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उसको 25% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस प्रिंसिपल अमाउंट पर। मतलब ऐसा है, 10,000 का मैंने लोन लिया, मुझे प्लस उसमें और देने पड़ रहे 25,000 रुपए। तो ये तो ठीक नहीं है, तो इतने पैसे तो मैं ना दे पाऊंगा ना चुका पाऊंगा अगर आप कम कमाते हैं तो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोग थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाते हैं, खर्चा पानी कम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है एफओएमसी। बस एफओएमसी क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, बस बात खत्म। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा आया तो यूएसए के लिए खराब न्यूज, अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो यूएसए के लिए अच्छे न्यूज। ऐसा। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका एनएफपी। अब एनएफपी क्या होता है? नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल से मेरा मतलब ये है कि फार्मिंग सेक्टर को अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी के जो बचे हुए हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, हेल्थ हो गया, देन उसके बाद बहुत सारे एक्सेट्रा डाल देता हूँ मैं, तो ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या इसमें जॉब कितने लोगों को मिली, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, या कितने लोगों की जॉब चली गई, ये सारी चीज इसमें दिखाता है। अगर जॉब क्रिएशंस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा है कि बहुत सारे सेक्टर्स आ रहे हैं और सेक्टर्स में लोगों को जॉब मिली, तो ये यूएसए के लिए अच्छा न्यूज रहेगा, तो डॉलर का रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जॉब ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये डॉलर के लिए खराब न्यूज होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्या आता है एनएफपी का कुछ 25 के 251 के या 300 के या 150 के ऐसा डेटा रिलीज होता है। ठीक है, तो प्रीवियस डेटा से अगर ज्यादा डेटा है तो एनएफपी अच्छी है, प्रीवियस डेटा से कम डेटा है तो एनएफपी खराब। ठीक है, देन उसके बाद आता है सीपीआई। अब सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ना मैं आपको थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दूंगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि हम हैं इंडिया के सिटीजन, राइट? तो हमारे यहाँ पर पेट्रोल कितना महंगा है, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस, हेल्थ सेक्टर के जो भी मेडिसिन या जो भी सर्विस है उसका प्राइस, और जो हम डेली का जो ग्रोसरीज वगैरह हो गया, भाजी पाला हो गया, और रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसके भाव, और क्या यूज करते हैं हम रोजमर्रा की चीजें में, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें जो हमारे डेली टू डे लाइफ में काम आती है, इसके अगर रेट बढ़ना स्टार्ट हो गए, ठीक है, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, तो हम क्या करेंगे? गाड़ी कम चलाएंगे। लाइट इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ गए तो हम क्या करेंगे? चल भाई, दो पंखा नहीं, मैं एक ही पंखा चलाऊंगा, मैं तीन लाइट नहीं एक ही लाइट लगाऊंगा। तो ऐसा हम क्या करेंगे? कॉस्ट कटिंग करेंगे। तो अगर सीपीआई में रेट बढ़ जाता है तो ऐसा समझना महंगाई बढ़ गई। अगर सीपीआई में रेट कम हो जाता है तो ऐसा समझना महंगाई कम हो गई। मतलब ऐसा, एक और एग्जांपल दूं तो अ, हम जाते हैं डीमार्ट। अगर डीमार्ट में सारा चीज सस्ता मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? ज्यादा खरीदेंगे तो डीमार्ट में ज्यादा पैसा, मतलब इकोनॉमी में ज्यादा पैसा पुश हो रहा है। अगर रेट बढ़ गए, ठीक है, रेट बढ़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? नहीं, मैं अगर महीने में एक या दो डजन अंडे खाता हूँ तो मैं एक महीने में क्या करूंगा? नहीं, अंडे नहीं खाऊंगा, या तो 6 ही अंडे खाऊंगा महीने में। ठीक है, तो थोड़ा कॉस्ट कटिंग करेंगे तो कम चीजें खरीदेंगे, और मार्केट में अगर कम पैसा खर्चा हो रहा है तो इकोनॉमी में भी कम पैसा पुश हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारा चीज होता है। ठीक है, अभी सिंपल और शॉर्ट में बता देता हूँ, इतना जो मैंने महाभारत आपको बताया उसका एक छोटा सा समरी दे देता हूँ कि आपको क्या चीज याद रखनी है। तो हाँ, एफओएमसी में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, कम हो गया, डॉलर के लिए कैसा अफेक्ट हो रहा है वो चीज। एनएफपी क्या है? एनएफपी है आपका जॉब क्रिएशंस वाला, मतलब लोगों के जॉब गए या बने। ठीक है, ये डेटा आता है। सीपीआई क्या आता है? महंगाई। हमारे जो आम जनता के लिए अगर रेट्स बढ़ गए तो हम कम पैसा खर्चा करेंगे, अगर रेट्स कम हो गए तो हम ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे। ठीक है, ये तीन न्यूज आपकी मेजर है। देन उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स करके आती है न्यूज। इसमें क्या दिखाया है आपको कि हर थर्सडे को आती है ये न्यूज, हर थर्सडे या फ्राइडे को आती है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी ज्यादा है तो यूएसए के लिए खराब डेटा है ये, अगर बेरोजगारी कम है तो यूएसए के लिए अच्छा डेटा है ये। ठीक है, तो ये हर थर्सडे में आता है। चलो गाइस, अभी मुझे आप लोग बताओ, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, सबको क्लियर है? बताना मुझे। एकदम घुसा की नहीं, सर में सरल तरीके से बताना मुझे। एक नंबर, ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। एनएफपी है आपका नॉन फार्म पेरोल। एफओएमसी का फुल फॉर्म तो सही बताऊं, इतने 4-3 सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं पता एफओएमसी का फुल फॉर्म क्या है। एक चीज बता रहा हूँ गाइस मैं अभी, जितना ट्रेडिंग को आप सिंपल रख सकते हो, जितना कम चीजें आपको मालूम रहेगी उतना बेटर है। ठीक है, ऐसा है ट्रेडिंग, जितना कम पता है और जो जितना सही। ठीक है, ज्यादा पता होने में और सही चीजें पता होने में फर्क है।
ठीक है, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ भी नहीं। एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज, देखो एफओएमसी का क्या है, अब मुझे खुद देखना पड़ेगा। चलो मुझे एक चीज बताओ, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो ये करेंसी के लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है, बताओ। खराब होता है, राइट। तो डॉलर के लिए ये क्या होगा, खराब होगा, तो डॉलर के रेट गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे गोल्ड भाई साहब ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो डॉलर के लिए अच्छी न्यूज है ये। लोग ज्यादा पैसा लेंगे, ज्यादा इकोनॉमी में पैसा पुश होगा इंटरेस्ट के थ्रू। थोड़ा टेक्निकल क्या होता है, क्या नहीं समझ में आया वो बता। पॉवेल का स्पीच देखो, उसका डेटा नहीं होता, वो स्पीच होता है, तो वो हम नहीं बता सकते। और एक और चीज है, जब भी पॉवेल चाचा आता है तब तब गोल्ड गिरा है, इतिहास है। क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बैंक का पैसा आ रहा है ना। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो अभी आप मुझे बताओ, आपने लिया लोन 1 लाख का, और सरकार सरकार बोल रहा हूँ मैं, आप गए एक लोन लेने बैंक में XYZ, उधर आपको दिखा रहा है 30% लोन, तो क्या आप लोगे, बताना मुझे। नहीं लोगे, राइट। बहुत कम लोग लेंगे ना, मतलब खर्चा कम हो रहा है। देखो क्रेडिट पे बहुत चीजें चलती है, अगर आपको पता नहीं है, बिजनेस में इतनी चीज क्रेडिट पे चलती है ना, बहुत ज्यादा। और क्या आपको लगता है बैंक में एक लोकल बैंक में 10 या 20 लाख के से ज्यादा कैश रहता रहेगा उनके पास? हो ही नहीं सकता है। अगर मैं अभी चला जाऊं बैंक के पास और उनको बोला मैंने कि भाई मुझे क्या कर 10 लाख रुपए दे दे, वो बोलेगा नहीं सर, हम नहीं देते, मोदी सरकार हम पे नजर रखेगी, ये वो ईडी लग जाएगी पीछे, आरबीआई हेलो बोलने आ जाएगा, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आप मेरा पॉइंट समझ गए रहेंगे, राइट। ठीक है, ठीक है, चलेगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। ये टेक्निकल का पार्ट एक बार गो थ्रू कर दो, वही तो किया मैंने अभी। ठीक है, फिर से बता देता हूँ टेक्निकल का, थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ। अच्छा, टेक्निकल टेक्निकल क्या होता है ना आपका, अभी एक गोल्ड के चार्ट में ही समझाता हूँ। अगर आपने स्ट्रीम देखी है पिछले 10 दिन में तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है, राइट। सिर्फ मैं सिंपल एक जोन पर लगाता हूँ, और एक सिंपल जोन एक यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ, एंड एक जोन यहाँ पर। अब इन 3 जोन को देखकर मुझे क्या समझ में आता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, जो प्रीवियस डेटा है आपके पास, अभी प्रीवियस डेटा मेरा इस बॉक्स के अंदर है, इसको आप स्टडी करो। और स्टडी करके ये पता करो कि अगर प्राइस इस जोन में आता है तो आपको क्या करना है, सेल करना है या बाय। इस जोन में आता है, क्या करना है, सेल करना है या बाय, सेव। देखो अब मार्केट ने क्या किया, जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पर आएगा तो मुझे पता है यहाँ से बाइंग आई है, 1 2 3 बार बाइंग आई है, तो मुझे यहाँ से बाय ही करना है, राइट। ये देखो, ये जो जोन है आपका, इसको मैंने स्टडी किया, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इतने जोन को अगर मैं स्टडी करता हूँ तो मार्केट क्या कर रही है, ये देखो इस जोन को सिर्फ ब्रेक कर रही है, यहाँ पर ना रुक रही है। एक तो यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चली जाती है,
एक तो मार्केट यहाँ से सीधा नीचे चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ट्रेड ही नहीं करना है, ना ही मुझे ट्रेड मिलेगा। फिर अगर मैं इस बॉक्स को ट्रेड करता हूँ, ये मेरा एक प्रीवियस डेटा है, इसको देखकर मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब भी ये जो फर्स्ट नंबर का सेकंड और ये थर्ड फर्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर जब भी प्राइस आई है मुझे क्या करना होता है, सेल करना होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ से सेलिंग आई है। और जब भी ये सेकंड बॉक्स है, यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, देन मार्केट में और थोड़ा सा डेटा प्रिंट हुआ, प्राइस एक्शन प्रिंट हुआ, तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो सेकंड बॉक्स है यहाँ से मुझे बाइंग करनी है। ठीक है, एक दो तीन कितनी बार बाइंग आई है देखो। अब इस पर्टिकुलर सेकंड नंबर बॉक्स से ऑल टाइम हाई भी लग गया। अभी मेरे पास न्यू डेटा कौन सा है, न्यू डेटा देखो मेरे पास ये रहा। और कौन सा है, अभी न्यू डेटा कोई भी नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। अभी मेरा डेटा क्या था कि ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये बन गया सपोर्ट। ठीक है, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, मतलब प्राइस यहाँ पर जब भी आती है सेल हो रहा था। अभी प्राइस जब भी यहाँ पर आएगी मुझे क्या करना है, बाय करना है, ये चीज मुझे पता चल गई है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस यही बोलता है आपको कि प्रीवियस डेटा जो रहेगा उसका स्टडी करो, और जब नेक्स्ट टाइम प्राइस उस जोन या पर्टिकुलर प्राइस पर आएगा, आपको क्या करना है, बाय या सेल करना है। ठीक है, चलो ये था आपका टेक्निकल्स। अभी हम देखते हैं कैंडल स्टिक। बहुत इजी चीज बताऊंगा मैं कि कैसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये मैंने अपने एक छोटे भाई को भी बताया हुआ है कि कैसे उसको ये चीज याद रखनी है। ग्रीन कर देता हूँ इसे, रेड कर देता हूँ। ये आपकी बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल, और ये आपकी बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल। ठीक है, तो नाम से हमें समझ में आ जाता है कि बुलिश कैंडल क्या है। अब जो बुल होता है वो क्या करता है ना, जो अपना सिंग होता है वो कैसे मारता है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ। ठीक है, आपका जो बुल है नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ सिंग मार रहा होता है। तो आपकी जो बुलिश कैंडल है या जो ग्रीन कैंडल है, वो क्या करती है, बॉटम साइड से ओपन होती है। ठीक है, कहाँ पर क्लोजिंग आती है, टॉप साइड पर। और इसे हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, ये जो इतना आपको ओपन एंड क्लोज के बीच में जो भी दिखेगा उसे हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, ये जो मोटा मास दिख रहा है ना आपको, ये जो मास है ना, वो है आपका बॉडी। और ये जो पतला सा आपको लाइन दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम विक्स। बहुत से लोग शैडो भी बोलते हैं इसे, बट मैं तो विक ही प्रेफर करूंगा। अब ये विक क्या रिप्रेजेंट करता है, ये विक रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस ने कहाँ तक एक लोएस्ट पॉइंट लगाया है, या प्राइस ने कहाँ पर एक हाईएस्ट पॉइंट लगाया। ठीक है, सो इस तरीके से आपका बुलिश कैंडल है वो नीचे से ओपन होता है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग आती है, हाई एंड लो आपका विक्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। बेरिश कैंडल का भी सेम रहेगा। जो भालू होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ से पंजा मारता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो रेड कैंडल आपकी क्या होगी, ऊपर की तरफ, क्या हो गया भाई इसको, ऊपर की तरफ ओपन होती है, एंड नीचे के तरफ उसका क्लोजिंग आता है। ठीक है, एंड जो ओपन एंड क्लोज के बीच में जो भी रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी। और ये जो लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, विक से हमारी हाईएस्ट प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये होता है आपका कैंडल स्टिक। मतलब ये बेसिक्स है कैंडल स्टिक का, ये ऐसे आपकी कैंडल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर अगर आपको मैं बताऊं, चलो यहाँ पर ना कैंडल ओपन हुई, ठीक है, 1 रुपए पर, एक नहीं 4 रुपए पर ओपन हुई, और मार्केट
सीधा डाउन साइड जाना स्टार्ट हुआ तो आपकी कैंडल कुछ इस तरीके से दिखेगी। हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस आपका कैंडल आपकी 1 रुपए तक है, और यहाँ पर लो लगाकर ये जो आपकी कैंडल है, ये जो आपकी कैंडल है ना ऐसी, इसको मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है। ये आपकी कैंडल ओपन हुई, डाउन साइड जाना स्टार्ट हुई। जैसे ही ये इस तरीके से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका कुछ ये विक बन जाएगा ऐसे। ये आपकी रेड कैंडल थी, ये अब कन्वर्ट हो जाती है ग्रीन कैंडल में, और ये ऊपर जाके कुछ ऐसे अगर ये क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो ये ऐसी रेड से ग्रीन फ्लिप हो जाएगी। और हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट ने एक हाई लगाकर नीचे साइड क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कैंडल फॉर्मेशन होती है। अगर ये रेड रहती, इसका मतलब ये है, अरे यार, अगर ये रेड क्लोजिंग आता तो इसका मतलब ये था कि ये इस तरीके से ऊपर के साइड ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया और नीचे ही क्लोजिंग दे दी, और ये आपका कुछ इस तरीके से प्राइस बन जाता, ठीक है। ये ऐसे हाई लगा। तो ये था आपका कैंडल स्टिक, इस तरीके से आपका कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम कंफर्मेशन कैंडल के लिए कौन सा कैंडल्स यूज करते हैं। तो ये रहेगा आपका एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। जब भी मार्केट कोई सपोर्ट या बाइंग जोन पर बनेगा, ये पैटर्न कैंडल स्टिक बुलिश एंगल्फिंग एंड सेम बेरिश एंगल्फिंग। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, या आप बोलो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि ये सपोर्ट पर बनता है तो यहाँ से बाइंग आएगी, अगर ये रेजिस्टेंस पर बनता है तो यहाँ से सेलिंग आएगी, ठीक है। ये एक चीज। जो दूसरा कैंडल है वो है आपका मॉर्निंग स्टार, और ये रहेगा आपका इवनिंग स्टार। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कुछ फर्क नहीं है। दोनों कैंडल आपकी कुछ इस तरीके से होती है, बहुत से लोग इसको शूटिंग स्टार या डोजी कैंडल भी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार मतलब, एक मिनट, ये माउस को क्या हो गया अभी, एक सेकेंड ना गाइस, मैं जरा माउस चेंज कर लूँ। हाँ, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार मतलब है आपका एक बुलिश कंफर्मेशन, और इवनिंग स्टार है आपका एक बेरिश कंफर्मेशन। इवनिंग मतलब वही, ऊपर से चांद नीचे की तरफ आ गया तो ये सेलिंग। मॉर्निंग मतलब ऊपर से, सॉरी, नीचे से चांद, चांद बोल रहा हूँ, सूरज, ठीक है। चांद नहीं, सूरज, सूरज नीचे से ऊपर गया तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसा इसका नाम है, ठीक है। ये दो ही मैं कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करता हूँ, बाकी कोई भी नहीं। ठीक है गाइस, तो मुझे कैंडल स्टिक का आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। मैंने चैट ओपन कर दिया, आप बता सकते हो। मॉर्निंग स्टार देखो, जब भी कोई सपोर्ट जोन या बाइंग के जोन पर बनेगा, तब आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न जब भी जिधर बनेगा बाय कर लो वहां से, ठीक है। अरे नहीं नहीं, सूरज वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है वो उसका नाम कैसे गिरा वो बताया मैं। हाँ, 3 पैटर्न होता है, जस्ट मैंने आपको क्या मेरे लिए वर्क करता है वो बताया। अभी आपके लिए क्या वर्क करेगा ये मैं थोड़ी बता सकता हूँ, राइट। तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा ना। और बाइबल ऑफ कैंडल स्टिक में दिया गया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारा का सारा चीज।
ठीक है चलो। अब यहाँ पर अगर मुझे दिखता है, ये देखो ये इवनिंग स्टार है। ये जो दिख रहा है ना, ये कैंडल, ये आपका इवनिंग स्टार है। जब भी इवनिंग स्टार बना सेलिंग आया। ठीक है। अरे ये तकलीफ दे रहा है मुझे। ये देखो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। अब देखो, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ चार्ट एग्जाम्पल्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है। तो मुझे जज मत करना, अरे सर इसका तो विक बड़ा है, इसका तो बॉडी बड़ा है, ये तो रेड कैंडल, रेड कलर में, ग्रीन कलर में नहीं। जब आप रियल मार्केट में आओगे तो ऐसे ही कंफर्मेशन मिलते हैं। ठीक है। एकदम सेम डिट्टो बुक जैसा कंफर्मेशन देखने जाओगे तो छोड़ दो, फिर भाई ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। ये एक चीज ऐसा होता है। चलो अभी हम देखते हैं, क्या बोल रहा था मैं। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको मैं एक मैथ बताऊंगा कि आप से जस्ट एक सिंपल मैथ से कैसे अपना लॉट साइज निकाल सकते हो। मैं अज्यूम करता हूँ एक एवरेज अगर बिगिनर है, तो मेरे हिसाब से $100 बस हो गया। $100 से उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो $100 पर ये हो गया आपका अकाउंट। इतना परसेंट ऑफ आप रिस्क ले रहे हो आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब मेरा कैसा है, मैं ज्यादा नहीं 2 से 3% रिस्क करता हूँ अपने कैपिटल पर। ठीक है। कोई कोई 10% करता है, कोई 50%, कोई तो फुल मार्जिन मोड सट्टाबाजी। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने 5% रिस्क लेता हूँ मैं एक ट्रेड के पीछे। स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। अब जब तक स्ट्रैटेजी पता नहीं है तो स्टॉप लॉस पता नहीं, स्टॉप लॉस नहीं पता मतलब अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, अभी हमें स्ट्रीम्स पर पता है कि 20 से 30 पिप का एसएल रखना है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं 20 पिप का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। नेक्स्ट चीज आपको पता होनी चाहिए, एक सेकेंड गाइस ये, हाँ, नेक्स्ट चीज आपको पता होनी चाहिए वो है अकाउंट साइज है, रिस्क, ये हाँ बस 3 चीजें आपको पता है, बस हो गया। अजीत आप अगर स्क्रीन पे उंगलियां ना घुमाए तो बेहतर है। हाँ थैंक यू। अभी इसमें सिंपल मैथ बताता हूँ। $100 का आपका अकाउंट है, 5% आप रिस्क ले रहे हो, मतलब कितना परसेंट हो गया, $5। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका $100 का कैपिटल है। आप अगर एक ट्रेड के पीछे 5% रिस्क ले रहे हो, तो $100 का 5% कितना है, $5। स्टॉप लॉस आपको पता है कि मेरा 20 पिप का है, मतलब 20 पॉइंट का है। तो इस 20 पिप के स्टॉप लॉस को मुझे $5 में बिठाना है, या इस $5 को मुझे 20 पिप के स्टॉप लॉस में बिठाना है। ठीक है, ये ऐसा हिसाब है। अगर मैं $5 को आधा कर दूं तो कितना होता है, 2.5। तो उस हिसाब से जो मेरा लॉट साइज है वो निकल कर आएगा कुछ 0.02। ठीक है। 0.02 अगर मैं लेता हूँ तो 20 पिप के हिसाब से ये $4 होता है। ठीक है, 0.05 ऐसा आप लॉट नहीं ले सकते। एक पॉइंट लगने के बाद 2 डेसिमल का आप लॉट साइज ले सकते हो, 3 डेसिमल का नहीं। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर 5% है तो 25 अगर आता तो 25 25 50 50 $5। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं
आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, बेबी पिप्स पर आना है, या माई एफएक्स बुक। ठीक है, माई एफएक्स बुक पर अगर आओगे तो एफएक्स कैलकुलेटर में आना है, और पोजीशन साइज कैलकुलेटर में आना है। इसमें आ गए। चलो, और मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट साइज डाल दो। चलो अभी मैं $500 डाल देता हूँ। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब एक ट्रेड के पीछे कितना रिस्क, 5% रिस्क। और स्टॉप लॉस मेरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से निकल कर आ रहा है 30 पिप्स। ठीक है, मैंने डाल दिया। अकाउंट साइज, एक ट्रेड के पीछे कितना रिस्क, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टॉप लॉस। इसको एज इट इज रखो, सिर्फ ये तीन चीज भरो, और यहाँ पर कैलकुलेट दबा दो। आप यहाँ पर देखो, आपको लॉट साइज निकाल के दे दिया इसने, और आपका कितना डॉलर का स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है वो भी बता देगा, $25 का। ठीक है, ये चीज ऐसी है। देन इसके बाद बेबो पिप्स, बेबो बेबो बोल रहा हूँ, वाह। बेबी पिप्स पर आओगे तो यहाँ पर आपको टूल्स में आना है, और टूल्स में आकर पोजीशन साइज कैलकुलेटर पर आना है। इसमें आने के बाद सेम चीज दी गई है, अकाउंट बैलेंस। अभी हम आ, क्या लूँ, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ले लिया मैंने। इस पे मैं रिस्क ले रहा हूँ 5%, सेम, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस, चलो 20 पिप का। ठीक है, 20 भी नहीं, 2 और 3, नहीं जाने दो, ये कुछ गंदा नंबर हो जाएगा। चलो 20 पिप का ही रखते हैं। और मैंने अभी यूरो यूएसडी में ट्रेड किया, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें गोल्ड नहीं है गाइस, क्योंकि गोल्ड का ना थोड़ा सा बहुत अजीब निकल कर आता है, तो इसके वजह से मैं गोल्ड नहीं दिखा रहा हूँ। ये अवॉइड करो, ये भी अवॉइड करो, ये भी अवॉइड करो। आपका ब्रोकर आपको स्टैंडर्ड लॉट देता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल का ही लॉट ले सकते हो आप। तो $1,234 पर मेरा 5% रिस्क का 20 पिप के एसएल पर मुझे कितना लॉट लेना चाहिए, 0.30। तो कितना डॉलर निकल कर आ रहा है, $61.7। ठीक है गाइज, ये चीज क्लियर है, बता दो मुझे कि किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है इस चीज में कि मुझे लॉट साइज कैसे। हाँ, एक और चीज, मैं आपको लॉट साइज का पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। उसमें $100 से लेकर $1,00,000 तक कितना रिस्क लेना चाहिए, कौन सा लॉट साइज लेना चाहिए, सारा चीज उसमें बताया गया। ठीक है, तो एक्सनेस में भी रिपीट, ओके, एक्सनेस में भी कर सकते हैं, डेमो में जाके खुद बंदा लिमिट ऑर्डर पे, हाँ हाँ कर सकते हो। लेवरेज देखो, यहाँ पर किस किस का $1,000 से ऊपर अकाउंट है। मतलब अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो कौन $1,000 से ऊपर या $500 के नीचे अकाउंट बनाएगा, बताना मुझे जरा। ठीक है, देखो लेवरेज अगर आपको 500 से कम, लेस देन, अगर $500 का अकाउंट है, तो 1:500 भी रखते हो, या 1:100 भी रखोगे तो चलेगा। जिसका भी अकाउंट $1,000 से ऊपर है, वो 1:100 भी लॉट साइज रखता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेवरेज आपका $1,000 या $2,000 के ऊपर मैटर नहीं करेगा। लेवरेज सिर्फ आपका 500 के नीचे अकाउंट है तब मैटर करता है। ठीक है, क्लियर है चीज। अभी $10 पर फिर आप 1:अनलिमिटेड रख दो।
$10 पर क्या ही ट्रेड करोगे। देखो, $10 से लेकर $500 तक 1:1000 का लेवरेज रखो। अनलिमिटेड रखेंगे, एक पिप में जीरो, लेट्स गो। लेवरेज देखो, लेवरेज जानने की जरूरत नहीं है आपको, मैं लेवरेज नहीं बताऊंगा। लेवरेज देखो क्या होता है ना, अब ये थोड़ा बाउंसर भी जा सकता है, तो नहीं समझ में आया तो इट्स ओके। बस आपको ये चीज याद रखनी, अगर आपका $100 का अकाउंट है और आप 1:1000 लेवरेज रख रहे हो, तो ये 1000 आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ 10,000 या 1 लाख बनकर आते हैं। तो आपका ये जो $100 का अकाउंट है, तो इसका वैल्यू हो जाता है $1000 का, हाइपोथेटिकली। ठीक है। तो अगर आपका ब्रोकर $100 पर आपको 0.50 का ट्रेड नहीं लेने दे रहा था, अगर आप 1:1000 का लेवरेज रखते हो, तो आप 0.50 का लॉट साइज ले सकते हो। बट ये डबल एज स्वॉर्ड है। $100 पर 0.50 का लॉट लेते हो तो 20 पिप में आपका अकाउंट या तो ब्लो हो सकता है, मतलब पूरे $100 का लॉस, या 20 पिप पर $100 का प्रॉफिट। अगर आया तो बहुत अच्छा, गया तो पूरा जाएगा। ऐसा होता है। ठीक है, तो लेवरेज, हाँ, लेवरेज इज जस्ट अ लोन गिवन बाय ब्रोकर टू ट्रेड बिग लॉट। देखो, यही चीज है। ठीक है, क्लियर है लेवरेज, बताना। जस्ट वही याद रखो, 100 से $500 है तो 1:1000, बस खत्म। चलो, बढ़िया है यार, ये मैच अच्छा जाएगा मुझे लग रहा है एकदम। क्या बोलते हैं उसको, वाइब आ रही है, वाइब। एसएल सेट करना कैसे करना है, मतलब प्राइस के हिसाब से? हाँ, वो तो अभी आपको, आप स्ट्रैटेजी सीखोगे तो पता चल जाएगा ना। अरे लाइफ टाइम क्या, ये स्ट्रैटेजी देखो, ये स्ट्रक्चर ना, जो डाउ जोन्स बनता था ना, डाउ जोन्स हो गया, रिचर्ड डी वाइकॉफ हो गया, लॉरी विलियम्स हो गए, तो ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है ना, उस टाइम से ट्रेड होते आ रहा है, और हमने पिछले 20 से 25 साल का डेटा बैक टेस्ट किया है। अगर 20 से 25 साल में स्ट्रैटेजी अगर स्लाइटली 10% भी चेंज नहीं हुई है, तो नहीं होगी आगे भी। देखो, जी वैगन लेने जाओगे, एक्स शोरूम प्राइस है कुछ, एक्स शोरूम कितने पड़ती है, 2.25 CR। इस पे आप 28% जीएसटी ले लो, फिर रोड टैक्स ले लो कुछ 2 से 3%, डिपेंडिंग अपॉन ऑन योर सिटी। अगर बड़ी सिटी है तो ज़्यादा। देन उसके बाद इंश्योरेंस, आरटीओ। अभी इतने की गाड़ी है तो 50 से 40 लाख तो आरटीओ या इंश्योरेंस में आराम से चला जाएगा। तो जीएसटी प्लस रोड टैक्स प्लस इतना जोड़ लो, 4 से 5 करोड़। 4 से 5 करोड़ में मैं दुबई में 10 गाड़ी ले लूँ। इनकम टैक्स, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, किस किस के पास खेती है? कैडिलैक, कैडिलैक, नहीं कैडिलैक तो नहीं, मैंने देखी नहीं कभी अच्छे से। किस किस के पास खेती है बताना मुझे। चलो फिर आप कर सकते हो वाइट उसको। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो, एग्रीकल्चर इनकम पे 0% टैक्स है, अगर आपको नहीं पता तो। हाँ, कंस्ट्रक्शन में भी है, कर सकते हो। अरे वाह। बट हाउ? वो तो आपका सीए बताएगा आपको। 0% टैक्स लगता है, एडवोकेट को भी 0% टैक्स है, पता है आपको? नहीं, अभी कुछ ऐसा रूल है ना कि आ, मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं।
अभी कुछ ऐसा रूल आया है कि आ गया है कि अगर आपके पास पहले से जमीन है तो आप बाद में जमीन ले सकते हो। अगर आपके पास पहले से जमीन नहीं है तो आप जमीन नहीं ले सकते, ऐसा कुछ तो है ना। खेती की यार, खेती की जमीन बोल रहा हूँ मैं। यस यस, आना यार। पाकिस्तान से बहुत लोग हैं, आप भी मिल लेना हमसे। आपके पास भी क्या, पापा के पास भी, हाँ। स्ट्रेटेजी इक्विटी में वर्क करेगी है, जस्ट क्यूरियस। देखो मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, बट आप कर सकते हो। यस यस, लव यू लव यू। न्यूज ट्रेडिंग रिपीट, अच्छा। एनएफपी क्या है? एनएफपी नॉन फार्म पेरोल है। नॉन फार्म पेरोल क्या होता है आपका? नॉन फार्म पेरोल मतलब इससे नाम से ही समझ में आ जाता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हटाकर जो भी आपके डिपार्टमेंट्स है उसमें आपको, या आपका जो देश है कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऐसा है। देखो, एडवोकेट बन जाओगे ना, सरकारी नौकर कभी ट्रेडिंग नहीं करता है। अगर पकड़ा गया तो भाई खत्म है बात। देखो, मैं तो बोलूंगा आप अभी बिगिनर हो तो न्यूज से तो दूर ही रहना। जस्ट लाइव स्ट्रीम पर आओ, रोज रिवीजन करो, बात खत्म। इफेक्ट्स ऑफ गोल्ड इंडिविजुअल देखो क्या है। इफेक्ट ऑफ न्यूज ऑन गोल्ड, अगर देखो, सिर्फ इतना याद रखो, अगर यूएसए स्ट्रांग है, मतलब यूएसए का रेट बढ़ रहा है तो गोल्ड नीचे जाएगा। अगर यूएसए नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। सीए बन के, हाँ सीए बन के भी करो, फिर सीए बन के इतना टाइम नहीं मिलता। अगर सीए बन रहे हो तो फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। तुम से कैसे बाहर निकले, जैसे आज मुझे हो रहा है देखो। आज मैंने 100 पिप का मूव मिस किया, क्या मुझे खराब लगा? बिल्कुल नहीं। मैंने पिछले ऑल टाइम हाई का भी मूव मिस किया, क्या मुझे खराब लगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाद में निकाल सकता हूँ। अगर ये चीज आपको पता है कि आप बाद में निकाल सकते हो, तो किस बात का फोमो? देखो, हर किसी का अलग होता है। क्या पता आप अगले